पीजीटी के साथियों को अनुज सर का नमस्कार। साथियों, मैंने एक ग्रुप में क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है और ये क्वेश्चंस पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आप देखते हैं जब भी पेपर होते हैं तो जो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये ज़रूर आ जाता है। तो साथियों, मैंने क्या किया है कि इन क्वेश्चंस का एक ग्रुप बनाया है, इसका सिलेक्शन किया है आपके लिए। और ये क्वेश्चन आपको अगर ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से, कलेक्टिवली तो बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन की मैंने एक पीडीएफ के थ्रू वीडियो तैयार की है। ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हो सकता है कोई ना कोई मैच द कॉलम का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैंने चैप्टर वाइज लगाए हुए हैं, मैक्सिमम चैप्टर को मैं कवर करूंगा और जितने जैसे गैस स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सभी चैप्टर मैं कवर कर दूंगा पूरा। तो आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा कि ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन कुछ ही लोग आपको दे पाएंगे, सब लोग आपको नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं क्या है मैच द कॉलम। ये बढ़िया सेलेक्टेड मैच द कॉलम, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये सभी मैटर आपके लिए इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप जब सेलेक्टेड हो जाएं तो एक बार हमें ज़रूर फ़ोन करना कि नहीं सर, आपका पढ़ाया हुआ मेरे बहुत काम आया हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, होगा, ये सब बातें बात की हैं, लेकिन क्वेश्चन का क्राइटेरिया जो आप तक पहुंचेगा उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपको दिखती होगी। और अगर आपको ये क्वालिटी दिखती है तो मेरे इनबॉक्स में जाकर के कमेंट एक ज़रूर लिख दिया करिए, जिससे मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं मैच द कॉलम के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो दोस्तों नमस्कार, और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की, यानी कि जो मैच द कॉलम्स के टॉपिक्स हैं, यानी कि जो मैच द कॉलम मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो मैचिंग वाला क्वेश्चन पीजीटीज़ में आता है, यानी कि पीजीटी एग्ज़ामिनेशन में, पीजीटी एग्ज़ाम में जो आता है मैचिंग का क्वेश्चन, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को लोगों तक पहुँचाइएगा ज़रूर। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाती है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट जो एंट्रोपी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो इसमें क्या ऑप्शन सही होंगे ये चीज़ हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होती है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसका मतलब ये एंट्रोपी का ऑप्शन डी होना चाहिए। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज नेगेटिव होती है जहाँ तक मुझे याद है। तो आप इसका सी लगा लीजिए। CP/CV की जो वैल्यू है, CP/CV की वैल्यू इक्वल टू ये गामा होती है, यानी कि इसका ए लगा लीजिए। और जीरोथ लॉ जो होता है वो हाल हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है, यानी इसका बी लगा लीजिए। तो ये आंसर्स आपके हो गए। थर्ड का जो ऑप्शन होगा, थर्ड डेल्टा जी, तो डेल्टा जी जो होता है हमेशा जो होता है -NFE होता है, यानी कि इसका बी हो जाएगा। डेल्टा एच इसका ए हो जाएगा, ये पता ही आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। आज की किताबों में जो है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। कि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आज की जो बुक है उनके अंदर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद एक ही बचा है तो सामने लगा देते हैं, उसमें कुछ इफ और बट है नहीं, ये आप भी जानते हैं। डेल्टा, अच्छा एक रह गया ऑप्शन है, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया। थर्ड वाला ऑप्शन जो है, थर्ड का डी होगा, इसका मतलब थर्ड में आपको डी लगाना पड़ेगा, इसे मिटाना, वो नीचे देखा नहीं था मैंने। तो ये थर्ड का डी लगा दीजिए फिर, तो इसका ये बच जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में ये लाइन से मुझे लग रहा है कि लगे हुए हैं कि डेल्टा जी 0 तभी होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। ये लाइन से ही दिख रहे हैं मुझे। सेकंड लॉ यूनिवर्स ये भी रहता है और ये भी वैल्यू वही, तो लाइन से लगे हुए हैं। आप भी एक बार फिलहाल चेक ज़रूर करें, एकदम ब्लाइंड फेथ ना किया करें, लेकिन कभी होता है ना कि इंसान से गलती हो सकती है, तो आप भी बहुत ही समझदार हैं। फिफ्थ वाले का, फर्स्ट का जो है वो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर होगा। ये क्वेश्चन पीजीटीज़ में बहुत आता है, ये क्वेश्चन आप नोट करके देखिएगा, पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर पर होगा। अगर डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ऑल द टेम्परेचर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना।
थर्ड का आपका ऑप्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए, क्योंकि दोनों एक वैल्यू डेल्टा एस नेगेटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर एक ही बचा जहाँ पर आपको सोचना नहीं है। तो अब हम लोग दूसरे पेज पे जाते हैं। दूसरा पेज जो है वो रिलेट करता है, ये पीएच से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम को बता रही हैं, इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये अब आपके सामने है नेक्स्ट कंडीशन, यानी कि NH4 की ये जो सॉल्ट बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेस देन ये वाली वैल्यू हो जाएगी। NaCN में NaOH बनेगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप तोड़ेंगे तो ये NaOH और HCN बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें NH4OH वीक बेस है, इसके अंदर वीक एसिड है, आप समझ चुके होंगे, वीक बेस भी है इसके अंदर। उसके बाद LiCl की बात करें तो LiCl3 एक लुईस एसिड होता है, H2SO4 एक ब्रोंस्टेड एसिड है, NH2CO ये एम्फोटेरिक ग्लाइसिन है, एम्फोटेरिक होगा, और फिर एक बचा ये न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। तो ये आपने समझ लिया होगा। ये पेपर भी बहुत इजी था, आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं हम लोग। ये आगे आपका देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये क्या है, ये वीक बेस है और वीक एसिड है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस लगा दीजिए, बी हो जाएगा। सॉल्ट ऑफ ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ये NH4 ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये हो गया। NaCl सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है ना, सही चल रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, PGTs के लिए बहुत आता है, अक्सर देखा गया है। यानी कि ये टॉपिक जो है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन जो वीक एसिड के लिए दोनों चीज़ें आएंगी, PKW भी आता है, A भी आता है, तो ये इसका मतलब फर्स्ट का D हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से फर्स्ट का D होगा। उसके फर्स्ट का D, यानी कि हाँ ठीक, फर्स्ट का D होगा। उसके बाद हम लोग सेकंड की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो दोनों KW PK भी आएगा, ठीक है, यही आएगा। स्ट्रॉन्ग वीक बेस जो वीक होगा उसी का PK आता है। वीक एसिड वीक बेस में दोनों चीज़ें आ जानी चाहिए, यानी कि थर्ड का आंसर जो है फिर B होना चाहिए। देखिए दोनों चीज़ें आ गई, ये जुगाड़ है इसकी। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ नहीं आता है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में फर्स्ट का लुईस एसिड है, ये तो आपको पता ही है। पीएच जो होती है वो टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज़ करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब डिक्रीज़ विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। PKA और PW जो है वो होता है KW के बराबर होता है ना। फिर एक बचा तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये कर लिया होगा आपने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ, आपका सिलेक्शन ही मेरा उद्देश्य है, ये मान के चलिएगा आप। ऐसा न मानना कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य यही कि आप लोग सेलेक्ट हों और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। ईश्वर से भी यही कामना करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखा है मैंने अब इस समय। ये टॉपिक जो है वो आपका है कौन सा, ये केमिकल काइनेटिक्स जैसा लग रहा है, तो अब आप देख लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट का आंसर जो एल्कली हाइड्रोलिसिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन पहले मैं ढूंढ देता हूँ। फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती हैं, यानी कि इसका B होना चाहिए। और रेडियो एक्टिव जो थी फर्स्ट ऑर्डर होती है, इसका मतलब A होना चाहिए। इन्वर्जन ऑफ केमिकल और सीडो फर्स्ट ऑर्डर C, तो फिर इसका फिर D ही बचा ऑप्शन। इस तरीके से कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए वही अब आपको पता है, ज़ीरो ऑर्डर में ये D हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका C हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर के लिए आपका A हो जाएगा, और थर्ड ऑर्डर के लिए आपका B हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके सामने नेक्स्ट पन्ने पे है इसका। ये अरे वाह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशंस। तो साथियों सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। खूब आता है ये क्वेश्चन यूनिट वाला, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट वाले में कंडक्टेंस जो होती है, यानी कि जो कंडक्टेंस होती है वो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी साइमन यूनिट होती है। यानी कि फर्स्ट का हम अगर D लगाएं तो कोई बुराई नहीं, तो ये फर्स्ट का D लगा लीजिए। इसके बाद सेकंड का अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी ओम सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसका A लगा लीजिए। इसके बाद थर्ड वाले का ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, यानी कि ये साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, इसका B लगा लीजिए। फिर एक इक्वलेंट कंडक्टिविटी जो है वो C बचा, यानी इसे C लगा लीजिए। तो अब ये हो गया। लेड स्टोरेज सेल एक सेकेंडरी बैटरी में काउंट होता है। लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो एक सेकेंडरी बैटरी है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल एक प्राइमरी बैटरी है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, और फ्यूल सेल H2O2 होता है।
ये भी आपको पता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें क्या करना है आपको कि CuSO4 2 आयन में टूटेगा, मतलब 2 फराडे हो जाता है। AlF3 जो है Al ट्राइपोस्टेम यानी कि इसकी 3 फराडे हो जाती है। AgNO3 में 1 फराडे, इसमें आपका 6 फराडे आ जाती है, क्योंकि Bi जो है वो 2Bi आपका ट्राई पॉजिटिव में जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 आयन आएंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल ही लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 हो गई और ये -2 हो गई, तो टोटल इसकी +3 आएगी, यानी कि ये इसका आंसर फिर E आना चाहिए। और उसके बाद सेकंड वाले का ऑप्शन में यानी कि अगर 0 यानी ये -1 आनी चाहिए, +1 है -1 आनी चाहिए जहाँ तक उम्मीद है, तो यानी कि ये A ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर देखोगे 3 दूनी 6 में से 2 गया, यानी कि 6 में से 4 गया, 2 बचा, यानी प्लस की 2 आनी चाहिए। थर्ड वाले की प्लस की 2 आनी चाहिए, तो ये D आंसर आना चाहिए। फोर्थ वाले का अगर हम ऑप्शन देखें तो फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला एग्जाम्पल है 0, यानी कि इसका B ऑप्शन आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E आपका फर्स्ट का यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपका फर्स्ट का C हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड वाले का स्टोल्ड डिल्यूशन लॉ, ये वाला D यानी कि D हो जाना चाहिए। और थर्ड वाले का ऑप्शन जो है वो जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि B हो जाना चाहिए। और लास्ट वाले का फिर 0 बचा, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। अब आप पहचानिए कौन सी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वीडियोस, और आपने अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो आपने उसको लाइक भी किया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 4N सीरीज़ जो होती है, 4N सीरीज़ जो होती है वो मेरे हिसाब से थोरियम सीरीज़ कहलाती है। तो यानी कि 4, ये तो आपका C लगा दूँ मैं, इसको थोरियम सीरीज़ बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला है यानी कि इसको हम बोलते हैं नेपच्यूनियम, यानी कि इसको D लगा दूँ मैं, सेकंड वाले को D लगा दूँ। थर्ड वाले को यूरेनियम, मतलब इसका A लगा दूँ, इसका A लगा दूँ, और इसके वाले B बचा वो B लगा देता हूँ। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, जो मॉडरेटर है, आपको पता होना चाहिए कि मॉडरेटर जो होता है वो D2 होता है, सामने लगा हुआ है। सेकंड कंट्रोलिंग रॉड्स जो होती हैं कैडमियम होती हैं। न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है ये होता है सिर्फ सामने लगे हुए, कुछ नहीं करना है आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये PGTs में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्या कहते हैं आपका फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस को अगर आप ध्यान दो तो फॉस्फोरस यूज़ होता है एग्रीकल्चर रिसर्च में, मतलब ये D हो जाएगा। सोडियम जो होता है ब्लड कोगुलेट हो जाता है, यानी कि इसका B हो जाएगा। कोबाल्ट जो होता है कैंसर में, यानी कि ब्रेन ट्यूमर वाला ऑप्शन, यानी कि A हो जाएगा। आयोडीन थायराइड एक्टिविटी, मतलब C हो जाएगा। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो फोर्थ स्टेप है वो हम बात कर ले, मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो मेरे हिसाब से रेडियम, यानी कि C ऑप्शन आना चाहिए। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मुझे तो नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन 12 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि मैं A लगा दूं यहाँ पर। लिक्विड रेडियो एक्टिव जो होना चाहिए, यानी कि लिक्विड रेडियो एक्टिव फ्रेंशियम होना चाहिए, यानी कि D लगा देता हूँ। और गैसियस रेडियो एक्टिव जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से फिर रेडॉन होना चाहिए, यानी कि B होना चाहिए, तो मैं यहाँ B लगा देता हूँ। उसके बाद में ऑप्शन इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका आइसोडाइफर्स बनाता है, यानी कि इसका मैं C लिख देता हूँ। और इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल B1 लिख देता हूँ। और अल्फा बीटा में आइसोटोप बनता है, यानी कि मैं इसका A लिख देता हूँ लास्ट वाले का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बहुत ही ये देखिए अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, आपने पहचान ही लिया होगा कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऑक्सीजन फैमिली पर। तो ओलियम का फार्मूला आपको पता है कि H2SO7 होता है, तो यानी कि मैं B मार दूँ यहाँ पर। कैरोज एसिड H2SO5 होता है, यानी कि A मार देता हूँ। मार्शल एसिड H2SO8 होता है, मतलब D मार देता हूँ। और उसके बाद चैम्बर क्रिस्टल जो होता है वो तो अब यही बचा, वो सॉरी चैम्बर क्रिस्टल में C ही बचा ऑप्शन, तो मैं यहाँ C मार देता हूँ। H2O का अब इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल घटता है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल वाटर का ही होगा, तो यानी कि इसका ये हो गया। इसके बाद H2S का ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। लाइन से लग गए, बहुत टेंशन नहीं लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे अंदाज से आप निकाल ही लेंगे जहाँ तक अनुमान है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल कर रखिएगा। मैं जानता हूँ कि आप निकाल लेंगे, पक्का है, यानी कि इसकी आएगी ये वाली, फर्स्ट का D आएगा। और आपका सेकंड वाले का ऑप्शन जो है, सेकंड वाले का ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपका।
अच्छे इसकी 5 आएगी क्योंकि इसमें बीच में 2 सल्फ़र है ना, ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका थर्ड वाले का जो है वो +3 आनी चाहिए। ठीक है, +3 आएगी। H2 इसमें +2। एक बार आप भी निकाल करके चेक कर लीजिएगा। मैंने तो अपना माइंड सेटअप से लगाया है, तो आप इसे चेक ज़रूर कर लें, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, निकाल लेते होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए हम लोग जो है कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ब्रिंस प्रोसेस यूज़ करते हैं। सल्फ़र के लिए हम लोग सल्फ़र जो होता है वो सल्फ़र के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए किप्स सेपरेटर्स यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक के लिए कॉन्टैक्ट और फ्रेश प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो ये आपने जान लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, ये कंपाउंड आप पहचान लीजिए। ये मतलब हैलोजन फैमिली से हम लोग हैलोजन फैमिली में एंटर कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, हैलोजन फैमिली में एंटर कर चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप बताएंगे या फिर मैं आपकी मदद करूं यहाँ पर। ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप खुद इसको लगाते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस देगा ये, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये एक बार आप लगाइएगा, आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स निकाल लें। आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को लगाएंगे या फिर चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ आप परेशान होंगे। वैसे मुझे तो लगा था कि मैं आपको छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, लगता नहीं कि मुझे भी थोड़ा संशय लगा रहता है कि पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं। तो ICL में जो है लोन पेयर जहाँ तक अनुमान है मेरा 3 आएंगे, तो यानी कि इसका फर्स्ट का जो है वो मेरे हिसाब से फर्स्ट का D होना चाहिए, तो इसे D लिख लीजिएगा। सेकंड वाले में जो लोन पेयर निकल करके आएंगे वो 2 आने चाहिए, मतलब इसका मैं C लिख देता हूँ। उसके बाद थर्ड वाले में जो लोन पेयर्स आएंगे वो आने चाहिए 1, यानी कि 5 हो गया, 1 से 1 आना चाहिए, मतलब B लिख देता हूँ। लास्ट में A है, तो ABCD उल्टा लग चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो फोर्थ वाला है, इसमें HF HCl HBr। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मान लीजिए, क्योंकि ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन आप B याद रखिएगा, इसका फर्स्ट का ऑप्शन B हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन A हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन आपका C हो जाएगा, फिर बचा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर टिक कर लीजिए। क्रायोलाइट का फार्मूला आपको पता है, Na3LF6 होता है। उसके बाद आपको सिल्वाइन का जो फार्मूला है वो आपका KCl होता है, यानी कि A हो जाता है। और आपका ब्रोमेगेराइट का जो ब्रोमेगेराइट है, तो ब्रोमेगेराइट का जो फार्मूला है वो AgBr होना चाहिए। और बचा क्या हमारे पास, बचा कैल्सी बचा। कैल्सी का जो फार्मूला फोर्थ वाला जो ऑप्शन होना चाहिए वो फोर्थ का ऑप्शन, यानी कि हमारे पास NaIO3, यानी यहाँ जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुँच लेते हैं धीरे से, फटाफट स्पीड बन रही है। आखिरी पन्ना चल रहा है, यानी कि अब हम लोग नोबल गैसेस पे पहुँच चुके हैं। और नोबल गैसेस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबल गैसेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नोबल गैसेस के कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर नोबल गैसेस के आ जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप करके रखना पड़ेगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नोबल गैसेस के क्वेश्चन खुद लगाते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो आप खुद लगाएंगे या मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। हीलियम बताइएगा ज़रा, हीलियम कहाँ मिलती है? सन में मिलती है ना, तो सन एलिमेंट बोली जाती है। हीलियम पक्का है बिल्कुल, हीलियम सन एलिमेंट बोली जाती है। सेकंड वाले में जो ऑप्शन जाता है सेकंड का, लेज़ी गैस आर्गन होती है। क्रिप्टन जो होती है वो हिडन गैस मानी जाती है, और क्रिप्टन मेरे हिसाब से तो हिडन गैस ही है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन जो है B होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। आप एक बार चेक भी करेंगे, ज़ीनॉन स्ट्रेंजर बोली जाती है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये XeF4 जो होता है, XeF4 को आप चेक करिएगा। तो मेरे हिसाब से जो होता है स्क्वायर प्लेनर, ये तो बना के भी देख लेंगे आप। Xe जैसे कि अगर यहाँ बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं, पन्ने पे जगह नहीं है। जैसे Xe ऐसे बनाया फिर ऐसे किया जाए, तो आप पढ़ाते भी होंगे अगर टीचर होंगे, नहीं तो आपको बनाना पता होगा। मुझे ध्यान है कि मुझे प्रैक्ट बताना नहीं है कि इस पे 2 लोन पेयर्स स्क्वायर प्लेनर रहता है। उसके बाद जो है XeF6 जो होता है और ये हो जाता है, और XeO जो पिरामिडल हो जाता है, XeO4 स्क्वायर प्लेनर हो जाता है जहाँ तक अनुमान है। तो ज़रा दिमाग लगाइएगा, XeF4 ये कंडीशन हो जाता है। और ये आप XeO3 जो है टेट्रा पिरामिडल होता है, और ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ऐसे करके आएगा ऑप्शन। उसके बाद थर्ड वाले भी ऑप्शन में आ जाइए। ये भी आप जो है कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में चले जाइए। ये लोन पेयर्स तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर मैं आपको बताता हूँ कि लोन पेयर कैसे निकलेंगे तो वो आप ज़रा देख लीजिए, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। यानी XeF2 है, तो यहाँ पर मैं F ले लेता हूँ, यहाँ पर F ले लेता हूँ, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, नीचे भी लोन पेयर, 3 लोन पेयर आ गए, ऐसे आ जाएगा। ऐसे XeF4 का निकालिएगा आप, जहाँ तक अनुमान है आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो सेकंड वाले का ऑप्शन आप निकाल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल। ये तो यानी कहने का मतलब ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो ये मैग्नीशियम लगा लीजिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कर लेंगे आप। साइनोकोबालामिन जो होता है वो कोबाल्ट वाला ऑप्शन हो गया, नाम ही बता रहा है साइनोकोबालामिन, यानी कोबाल्ट हो जाता है, इसके अंदर CO ले लीजिएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन हो जाता है और एंजाइम कार्बोनिक जिंक हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये मोलर कंडक्टेंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये मोलर कंडक्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 का जो है वो ए रहेगा, 430 रहेगी। 1 का फर्स्ट वाले का जो है ऑप्शन ए मतलब 0, सॉरी मुझे भी ध्यान नहीं था, 0 होगी। और उसके बाद सेकंड वाले का जो ऑप्शन होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। सेकंड वाले का 100 होगा। थर्ड वाले का लाइन से लिखे हुए हैं, आप ऐसी लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये इनकी ज्योमेट्री तो आपको पता ही होगी। ज्योमेट्री में कुछ ऑप्शन तो मुझे बताना है नहीं, ये ज्योमेट्री आप आसानी से निकाल लें। NiCN4 जो होता है वो NiCN4 मेरे हिसाब से स्क्वायर प्लेनेट होता है। ZnCl4 जो होता है वो ZnCl4 जो होगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये जो आपका FeCO5 जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पन्ना है हमारे पास वो ये लास्ट पेज है। ये इस लास्ट पेज पे आप यानी कि जोर लगा दें थोड़ा सा, यानी कि कहने का मतलब CO जो होता है ये मोनोडेंटेट होता है, EN जो होता है वो बाईडेंटेट होता है, EDTA छक्का डेंटेट सॉरी हेक्साडेंटेट होता है, डाइथैलेमिन जो है डाइथाइल ट्राइएमिन ट्राइडेंटेट होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इनके हाइब्रिडाइजेशन आप जानते होंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, ध्यान दीजिएगा। FeCO का होल 5 है, यानी कि FeCO का होल 5 मेरे हिसाब से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए, दिमाग आप लगाइएगा। DsP3 आनी चाहिए, देखिएगा DsP3 ही आनी चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। ये वाली ऑप्शन यानी कि फर्स्ट की B ऑप्शन आनी चाहिए, फर्स्ट की B ऑप्शन। सेकंड वाली का ऑप्शन जो है वो DsP2 ठीक है, और इसमें D2sp3 आएगा, उसमें DsP3D2 आएगा, याद रखिएगा। इसमें आयनेशन आइसोमरिज्म है, आप निकाल लेंगे, यानी पहले वाले में आयनेशन है, वाटर वाला कहाँ, इसमें हाइड्रेट है, इसमें कोऑर्डिनेट है, इसमें ये। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ सेलेक्टेड जो थे मैच द कॉलम मुझे मिले थे वो मैंने सेलेक्टेड मैच द कॉलम आपके सामने रखे, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ये सब डिटेल आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई चलती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। आप पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। अब मैं इसके बाद जो शुरुआत करूंगा वो टेस्ट सीरीज़ से करूंगा, तो इंतज़ार रखिएगा मेरा। मैं टेस्ट सीरीज़ के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपकी सफलता मेरी सफलता मानी जाएगी और मेरी सफलता आपकी सफलता होगी। तो इसलिए एक दूसरे एजुकेशन 1 वे प्रोसेस नहीं होता, एजुकेशन 2 वे प्रोसेस होता है। यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे से सीखते हैं, हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, नमस्कार।